हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 10th क्लास का थर्ड चैप्टर और पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अभी तक आपने यूरोप के राष्ट्रवादों के बारे में, वहां के उदय, जो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ या वहां की विचारधाराएं कैसे पनपी, कौन कौन सी विचारधाराओं को पूरे विश्व में अपनाया गया, ये सारी चीज मैं आपको प्रॉपर पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रवाद के बारे में और पार्ट 1 में कराने जा रहा हूं। इसमें ये थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से बिल्कुल सटीक तरीके से करवाता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा करवा के पहले क्लास को फिर विद क्वेश्चन के साथ आपको इस चैप्टर को समापन करूंगा। ठीक है, तो आज हमारे इस क्लास में और कल की क्लास में क्या क्या आने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कि 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का असर भारत पर कैसे पड़ा, क्या प्रभाव पड़े, ये जानेंगे। रॉयल एक्ट क्या है, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के बारे में मैं बताऊंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मैं बताऊंगा। साइमन कमीशन की बात होगी। दांडी मार्च की बात होगी। गोलमेज सम्मेलन क्या है, कौन कौन से सम्मेलन, कौन कौन इसमें नेता या लीडरशिप हुई थी, और क्या है गोलमेज सम्मेलन क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 सभी में मैं बताऊंगा आज और कल विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आए, इन कमेंट मुझे बता देना कि यहाँ से मुझे ये प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव भारत पर कैसे पड़े वो मैं आपको बताता हूं। भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि औपनिवेशिक काल जो ब्रिटिश थे उनकी सरकार थी भारत के अंदर, उनके अंडर काम करते थे हमारे भारत के सभी लोग। ठीक है, लेकिन उस युद्ध में इंग्लैंड में शामिल होने के कारण भारत पर भी असर पड़ा था। युद्ध के कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। खर्चा ब्याज से दबने लगा कौन? ब्रिटिश। उस खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। कहां से टैक्स कहां बढ़ाए जा रहे हैं? अपने भारत में भी। अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाया ताकि अतिरिक्त राजस्व संग्रह किया जा सके अधिक मात्रा में। युद्ध के दौरान चीजों को कीमतें बढ़ाई गई और 1913 से 18 तक के बीच अधिकतर चीजों को दाम दोगुने हो गए। जैसे कि 40 रुपए किलो जैसे कि चीनी है, ठीक है, तो 80 रुपए किलो चीनी हो गई होगी। मतलब इस प्रकार से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इससे आम आदमी काफी मुश्किल में बढ़ गई थी और लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। और ये जो इससे ग्रामीण इलाकों में काफी आक्रोश था, क्योंकि ग्रामीण इलाके के अधिक मात्रा में लोग अनपढ़ थे बेचारे, पर लेकिन वो काम में जबरदस्त काम करते थे अपने हाथ से। पहले ऐसा तो मशीनरी तो थी नहीं, अपने हाथों से बटाते थे। काफी धाकड़ हुआ करते थे। ठीक है, काफी काम करते थे, दिन और रात निकट जाती थी काम करते करते। ठीक है, तो काफी मतलब सेहत में लंबे ठाड़े ये ग्रामीण लोग होते थे, इसलिए इन्होंने सेना में भर्ती करने वाले ग्रामीण अधिक मात्रा में लिए। ठीक है, किसने? ब्रिटिश ने। कौन सी युद्ध में? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई और इन्फ्लुएंजा फैल गया था। उस समय बहुत महामारी थी, बहुत तगड़ी, और गंभीर कर दिया 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए। ठीक है, 120 लाख से 130 लाख, कम नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह जो था, महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया था जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का सिद्धांत कहता था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रह अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा जीती जा सकती, ना कि हिंसा के द्वारा जीती थी। ठीक है, महात्मा गांधी कहते थे कि इनके अंग्रेजों या ब्रिटिश लोगों को खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो अहिंसा के थ्रू लड़ो, ना कि हिंसा करके। ठीक है, उनका एक कहना था। नेक्स्ट है
गांधी जी द्वारा आयोजित किए गए सत्याग्रह आंदोलन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रम वाइज पूछ ले साहब से क्वेश्चन। 1916 में चंपारण में किसान आंदोलन हुआ और 1917 में खेड़ा का किसान आंदोलन हुआ, 1918 में अहमदाबाद के मील मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ। ठीक है, तीनों आंदोलन किसने किए? महात्मा गांधी जी ने। आपसे पूछ भी सकता है। रॉयल एक्ट 1919 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट क्यों आया, किस लिए आया, अब जानेंगे इसको। रॉयल एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में पारित किया था। भारतीय सदस्यता के विरोध के बावजूद ये एक्ट पारित हो गया था। इस एक्ट ने जबरदस्ती आया, इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति दे दी थी। इस एक्ट के मुताबिक बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदी को 2 साल तक के लिए बंदी बनाया जा सकता था। बताओ, ऐसा एक्ट था। कुल मिला के इनका ही अपना दबदबा चलना था इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसका काफी विरोध हो रहा था। रॉयल एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की और गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया, जिसे भारी समर्थन मिला और विभिन्न शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई, रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए और अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से रोका गया। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ लेते हैं। जलियांवाला बाग जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दुर्गत घटना है अपने भारत के लिए। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर पुलिस ने गोली चलाई। इससे गुस्साए लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और अमृतसर की कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था। 13 अप्रैल की बात है। ठीक है, ग्रामीणों को एक समूह जलियांवाले बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। वह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे, मतलब निकला नहीं जा सकता, चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। देख लो, उस गोलीकांड में सैकड़ों लोग मारे गए। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई और महात्मा गांधी जी ने हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, जो उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्या थी कि रॉयल एक्ट सत्याग्रह मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को महसूस हुआ कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनको लगता था कि ऐसा तभी संभव है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आए, एकजुट हों, एक साथ लड़े इन अंग्रेजों के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन हुई। खिलाफत आंदोलन के मुद्दे ने गांधी जी को एक ऐसा अवसर दिया जिससे हिंदू और मुसलमान को एक मंच पर लाया जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध के तुर्की की करारी हार के बाद ओटोमन के शासक को कड़ी संधि समझौते का अफवाह फैल चुकी थी। ओटोमन का शासक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी हुआ करता था। खलीफा को समर्थन देने के लिए बंबई में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के नेता थे 2 भाई, जिनके नाम थे मोहम्मद अली और शौकत अली। उनकी इच्छा थे, ये पूछे गए नाम है, मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर आंदोलन करे और 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अभिज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज में लिखा है, 1909 में लिखी गई है। स्वराज किसकी पुस्तक है? ये पूछ भी सकता है आपसे कौन एग्जामिनर। भारत में अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया क्योंकि भारत के लोगों ने उनके साथ सहयोग किया। भारतीय लोगों के सहयोग के कारण, यही तो मेन कारण था। अगर भारत के लोग इनको इग्नोर करते रहते शुरू से, तो आज ये अपनी जड़ें को कभी भी नहीं जमा पाते। कुल मिला के ये थी, भारतीय लोगों ने सहयोग के कारण अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करते रहे और यदि भारत के लोग सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा अपने भारत के अंदर। गांधी जी को पूरा विश्वास था कि यदि भारत लोग हमेशा से सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजी के पास भारत छोड़कर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा, वो भाग खड़े होंगे अपने भारत से। कौन? ये अंग्रेजी है, फरंगी लोग। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव थे। कौन कौन से प्रस्ताव को बता देता हूं मैं आपको कि अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों ने से बाज नहीं आए तो संपूर्ण अभिज्ञा आंदोलन शुरू करना। ये सारे प्रस्ताव थे इस आंदोलन में। आंदोलन के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से? कि असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई
और इस आंदोलन के में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की थी। ठीक है, हर वर्ग की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, सबने स्वराज के आह्वान को सम्मान किया था, लेकिन विभिन्न लोगों के लिए इसके विभिन्न अर्थ थे। ठीक है, नेक्स्ट है शहरों में आंदोलन, मूवमेंट इन सिटीज। शहरों में मध्य वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागीदारी हुई। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों अपनी वकालत छोड़ दी। मद्रास को छोड़कर अधिकांश राज्यों में काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसिल के चुनाव एक ऐसा माध्यम थे जिसमें उनके हाथ में कुछ सत्ता आ जाती, ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों को घेराव किया गया और विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटाकर आधा हो गया, देख लो, और आयात 120 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रह गया। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़े की मांग बढ़ गई। ये सभी चीजें अगर स्वदेशी अपना रहे थे इस आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है, तो अपना ही चाहे बेशक एक टाइम में एक रोटी मिल रही हो पर उससे गुजारा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को कोई भाव नहीं दे रहा था कि अंग्रेजों की कुछ चीजें खरीदी जाए। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट था इस आंदोलन में, कुछ भी चीज, हर चीज को बहिष्कार किया जाए इनकी को। आंदोलन में सुस्ती होने के कारण क्या थे कि मील में बने कपड़े की तुलना में खादी महंगी पड़ती थी। गरीब लोग खादी को खरीदने में समर्थ नहीं थे। ठीक है, खादी का कपड़ा होता ना, सुना होगा आपने। अंग्रेजी संस्थानों के बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे पनप पा रहे थे। शिक्षक और छात्र दोबारा स्कूल में जाने लगे। इस तरह वकील भी अपने काम में लौटने लगे और गांव में विद्रोह क्या हुआ कि शहरों के बाद गांव में असहयोग आंदोलन फैलने लगा। भारत के विभिन्न भागों के किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है अवध की बात पढ़ाता हूं मैं आपको। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की अगुवाई की। अब एक सन्यासी जिन्होंने पहले फिजी में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम किया था, तालुकदारों और जमींदारों से अधिक माल गुजारी की मांग की जा रही थी इस समय। ठीक है, ये चौरचारी 1922 की घटना है, गोरखपुर में है, ये हिंसा हुई थी। ठीक है, जिसके कारण हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है उसके विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे। किसान की मांग थी कि माल गुजारी कम कर दी जाए, बस बेगार को समाप्त किया जाए और कठोर जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने गांव में दौरा करना शुरू कर दिया और वह किसान की समस्या समझना चाहते थे। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, कुछ अन्य लोग कर रहे थे। अपने आप को किसान के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस अवध के आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन के साथ जोड़ने में सफल हो पाई थी। कई स्थानों पर लोगों ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना बंद कर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी से थे ये अंदर अंदर इतनी चिड़न थी इनको। ठीक है, आदिवासी किसान क्या थे कि आदिवासी जो किसान थे जो जंगलों में रहते थे, महात्मा गांधी के स्वराज को अपने ही ढंग से मतलब निकाला था। जंगल से संबंधित नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रहे थे। उन्हें जंगल में पशु चराने, वहां के फल लकड़ियों में लेने से रोका जाता था और सरकार उन्हें सड़क निर्माण में बेकार करने में बाधित करती थी। ठीक है, ये ब्रिटिश लोग। आदिवासी क्षेत्रों में कई विद्रोह हिंसक हुए। कई बार अंग्रेजी अफसरों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध भी छेड़ा गया। बागानों में स्वराज कैसे हुआ कि चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर की हालत खराब थी। इंडियन अमेरिगेंस एक्ट 1859 के तहत उन मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। ऐसे आंदोलन से प्रभावित होकर कई मजदूर अधिकारी को बात मानने से भी इनकार कर देते थे। अब बागानों को छोड़कर वे अपने घरों की तरफ चल पड़े, लेकिन रेलवे स्टीमर के हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। ठीक है, कई विश्लेषक ने मानते हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन के सही मतलब को ठीक तरीके से नहीं समझाया था। ठीक है, अब इसका खंडन करूं तो आप बुरा मानोगे। लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकाला था। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनकी हर समस्या का अंत। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने गांधी के जी के नाम पर अपना जपना शुरू कर दिया और स्वतंत्र भारत नारे लगने शुरू कर दिए। ऐसा कहा जा सकता कि वे अपनी समझ से परे उस विस्तृत आंदोलन से किसी न किसी रूप से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो भी जोर लगा रहे थे। अब नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी 1921 के अंत में आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया और कांग्रेस के कुछ नेता भी जन आंदोलन के थक से मर गए थे। ठीक है,
वे राज्यों के काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्यों के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कुछ नेताओं का मानना था कि सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेजी नीति का विरोध करना महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये एक बैठक हो रही है जो कि इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक है, 1931 की मैं बात कर रहा हूँ। मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे पुराने नेताओं ने कांग्रेस के भीतर की स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल की राजनीति में भागीदारी वकालत करने लगे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे नए नेता जन आंदोलन पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। यह कांग्रेस अंतर्द्वंद और अंतर विरोधी का एक काल था। इसी काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में महसूस किया जाने लगा और 1926 में खाद्यान्नों की कीमत गिरने लगी। 1930 में कीमतें मुंह के बल गिरी और ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन की बात, जिसका विरोध तगड़े तरीके से हुआ। अंग्रेजी सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन गठित किया। इस कमीशन को भारत में संवैधानिक सिस्टम के कार्य मूल्यांकन करने की जरूरत और बदलाव सुझाव देने के लिए बनाया गया था। इस कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य ही थे। सबसे बड़ा विरोध तो यही था कि इसमें कमीशन में सारे ही नेता जितने भी थे लीडरशिप कर रहे थे वो सभी अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे साथ इसका स्वागत हुआ। विद्रोह में सभी पार्टी शामिल हुई और अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियल स्टैंड की इशारा किया, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं बताई गई। उसने भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का न्योता दे दिया। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। उस दौरान कांग्रेस में उग्र नेता, उग्रवादी जो नेता थे, प्रतिभाशाली होते जा रहे थे। वे अंग्रेज के प्रस्ताव में संतुष्ट नहीं थे। नरम दल के नेता डोमिनियल स्टेटस के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस में नरम दल के नेताओं का प्रभाव कम होता जा रहा था। ठीक है, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इससे पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी को। ठीक है मेरे भाई, और 1930 में। ठीक है, और लोगों द्वारा आह्वान किया गया वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें, लेकिन इस कार्यक्रम की जनता का दबदबा समर्थन ही प्राप्त हुआ। फिर यह महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि लोगों के दैनिक जीवन के ठोस मुद्दे के साथ स्वाधीनता जैसे अमूर्त मुद्दे को कैसे जोड़ा जाए। नेक्स्ट है आपका दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च यात्रा के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है, क्या है, कब है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे मैंने पीछे दे रखे हैं, पर लेकिन बात यह है यहाँ पर आप एक स्टोरी को एक कहानी के रूप में अपने दिमाग में इसको सजोए। ठीक है, जिससे आने वाले क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से दे सको। अब गांधी जी ने नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध करने का निर्णय लिया। आपको पता होगा नमक के कानून को तोड़ा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी का विश्वास था कि पूरे देश को एक करने में नमक की एक शक्तिशाली हथियार बन सकता था। ज्यादातर लोगों ने इस सोच को हास्यास्पद करार दिया, मतलब हंसी उड़ाई उनकी। ठीक है, कि नमक के ऊपर क्या आंदोलन होगा। ऐसे लोगों में अंग्रेज भी शामिल थे। गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कई अन्य मांगों के साथ नमक कर को समाप्त करने की मांग पर रखी गई थी। ये नमक यात्रा है, मतलब दांडी मार्च की यात्रा है जो आपके सामने है। दांडी मार्च या नमक आंदोलन की गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया और उनके साथ 78 अनुयायी भी शामिल थे। उन्होंने 24 दिनों तक चलकर साबरमती दांडी यात्रा तक दांडी तक की 240 मील को दूरी तय की और कई अन्य लोग रास्ते में उनके साथ हो लिए। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। ठीक है, दांडी मार्च ने सभी आंदोलन की शुरुआत की और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया और आदिवासियों ने जंगल संबंधी कानून को उल्लंघन कर दिया। ये सारी चीजें एक साथ होना सिर्फ मेन मुद्दा था महात्मा गांधी का नमक यात्रा या दांडी मार्च को करना। ठीक है, अंग्रेजी शासन की प्रतिक्रिया क्या थी, ब्रिटिश रूल रिएक्शन क्या थे। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाना शुरू कर दिया। इससे कई स्थानों पर हिंसक झड़प हुई। लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को हिरासत में ले लिया गया और लोगों ने अंग्रेजी राज के प्रतीकों पर हमला करना शुरू कर दिया, जैसे पुलिस थाना, नगर पालिका भवन, कोर्ट में, रेलवे स्टेशन। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग हिरासत में ले लिए गए उस समय।
ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कल बताऊंगा कि गोलमेज सम्मेलन क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। ठीक है। गोल मतलब कि क्या, थोड़ा सा मैं बता दूं, गोल का मतलब गोल मेज। ठीक है। गोल मेज सम्मेलन, उसमें सभी उस मेज के चारों तरफ बैठेंगे और ये वार्तालाप होगी। ठीक है। उसे ही गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुई, लंदन में हुई, भारत में हुई, ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है। तो इसी के साथ अपने भाइयों से मैं ठीक है विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपकी पार्ट 1 आपके समझ में आया होगा। ठीक है। कहीं भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक साथ खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बस।